और कभी तो ऐसा भी वक्त आता था कि हम लोगों को तो खाली पेट भी जाके स्कूल में जाके पढ़ना पड़ता था। विशेषकर मोमेडियन समाज में लड़कियों की शिक्षा में तो बहुत दिक्कतें आती थी। लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। हमारे घर में हमारे बड़े पिताजी, दादा, इन लोग का कहना था कि बस 5वीं तक पढ़ा लिए, बस हो गया। अच्छा। तो हमको पढ़ने की आगे इच्छा थी। हम लोग 6 बहन और 2 भाई हैं हम लोग। हमारी मम्मी ने परिवार से लड़के कपड़े सिलकर, उनको जो भी गहने मिले थे उनको बेचकर हम बहनों को पढ़ाने में मदद की। और वो पढ़ी लिखी थी? वो भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ 2री तक पढ़ी थी वो भी। और उसी पीड़ा को लेके मैं बढ़ती गई और मैंने संकल्प ले लिया कि जो दिक्कत मुझे आ रही है तो ऐसे किसी भी बेटी के सामने ना आए। इरादों में अगर सच्चाई हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, और अगर इस सच्चाई में सेवा भाव भी शामिल हो तो फिर इरादों को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी आज की मेहमान इसी सच्चाई के साथ काम कर रही हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से उनके मजबूत इरादों की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। पद्मश्री शमशाद बेगम, नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया है जी। आप 25-30 साल या 35 साल पहले की हम बात करें, जब आप छोटे से गांव में रहती थीं और उस वक्त आपने 11वीं तक की पढ़ाई की है, तो उस समय किस तरह का शिक्षा का माहौल था? उस समय और विशेषकर मोमेडियन समाज में लड़कियों की शिक्षा में तो बहुत दिक्कतें आती थी। लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। तो उसी दौर पे हमको भी मुश्किलें सहनी पड़ी। हमारे घर में हमारे बड़े पिताजी, दादा, इन लोग का कहना था कि बस 5वीं तक पढ़ा लिए, बस हो गया। अच्छा। तो हमको पढ़ने की आगे इच्छा थी। हम लोग 6 बहन और 2 भाई हैं हम लोग। तो हमारी मम्मी ने परिवार से लड़के और आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, कपड़े सिलकर, उनको जो भी गहने मिले थे उनको बेचकर हम बहनों को पढ़ाने में मदद की। और वो पढ़ी लिखी थी? वो भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ 2री तक पढ़ी थी वो भी। अपनी मम्मी को ही श्रेय देती हूँ कि उनकी बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो आपकी 6 बहनें, मतलब 6 सारी बहनें आप लोग को पढ़ाई की? जी हाँ, सभी पढ़े लिखे हैं। हमारे दोनों भाई भी पढ़े लिखे हैं। तो मैं वही लगता था कि बेटियों को क्यों आगे बढ़ने से रोका जाता है, क्यों उनको पढ़ाने से रोका जाता है। तो वो पीड़ा मेरे मन में थी और उसी पीड़ा को लेके मैं बढ़ती गई और मैंने संकल्प ले लिया कि जो दिक्कत मुझे आ रही है तो ऐसे किसी भी बेटी के सामने ना आए। तो उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए मैं कुछ ज़रूर, मुझे मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। और ये मौका आपको कब मिला फिर? मुझे मौका 1990 में जब दुर्ग जिले में साक्षरता अभियान शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू हुआ तो उस समय मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। घर घर क्लासें लगाने के लिए टीचर सर्वे करने लगे। तो हमारे पास भी आए तो हमने कहा कि बिल्कुल मैं अपने घर में क्लास लगाऊंगी। और उसी समय मैं महिला मंडल से भी जुड़ी हुई थी और प्रोग्राम में हम लोग जाते थे ब्लॉक ऑफिस में महिला बाल विकास के। तो वहाँ पे एक महिला कार्यकर्ता की ज़रूरत थी साक्षरता अभियान में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप काम कर सकती हो? महिलाओं को घर घर जाके उनको मोटिवेट करना है, घर से निकालना है पढ़ने के लिए, और ये टोटल सेवा का वर्क रहेगा। आपको इसमें किसी प्रकार का पेमेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको आने जाने के लिए जो व्हीकल रहेगी वो सब हम लोग साथ में फील्ड में जाएंगे, दे दिया करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगे कि मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। यानी इतनी मुझे खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छा अवसर है, मैं बिल्कुल इसको करूँगी। तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया कि नहीं मैं बिल्कुल करूँगी सर, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुझे पेमेंट मिले या ना मिले। बहुत सपोर्ट मिला मुझे मेरे परिवार का, मम्मी का, पापा का और हस्बैंड का और मेरी बहनों का भी। बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको छोड़ के मुझे जाना पड़ता था। सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेती थी घर का, और 10-11 बजे ऑफिस जाके फिर हम लोग को रात को 10-11 बज जाते थे रात को लौटने में, क्योंकि गांव फील्ड में जाना है। और मैं सिर्फ 2-3 गांव ही देखी थी, दुर्ग, राजनांदगांव और ऐसी। तो मुझे अवसर मिला कि गुंडरदेव विकासखंड के 163 गांव में जाने का मौका मिला मुझे। 18,000 निरक्षर थे।
हमारे ब्लॉक में, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं निरक्षर थीं, 12,269। तो उन महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए मुझे अवसर मिला। और हम लोग जब जाते थे गांव में, तो हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्दा नहीं है, फिर भी महिलाएं झिझकती थी कि उनके घर के सामने 10-12 लोग कैसे आ गए। तो वो वहीं दरवाजे से ही बोल देती थी, घर में कोनो नहीं है, उखर बाबू वही तबाबू। अच्छा। ऐसे करके तो हम लोग, मैं रहती थी, एक महिला बाल विकास की अधिकारी मैडम थी, हम दोनों मिलके उनके पास जाती थी, दीदी कम से कम हम लोग से बात कर लो। तो बोलती थी ठीक है दीदी बैठो। फिर हम बैठते थे, उनसे बोलते थे कि दीदी आप लोग को पढ़ना है। हम लोग साक्षरता अभियान से आए हैं, 15 से 45 साल की उम्र के भाई बहनों को पढ़ना है। तो उनका कहना होता था कि हमारे माँ बाप तो नहीं पढ़ाए, कभी हमको पढ़ने के लिए ध्यान नहीं दिया, और हमारी उम्र इतनी हो गई है कि हम दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर शाम को आप लोग पढ़ने बोल रहे हैं, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे। तो कैसे मोटिवेट करते थे आप लोग, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि वो लोग तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे और आना भी नहीं चाहते थे। जी हाँ। तो क्या समझाते तो थे आप? मोटिवेशन का तरीका होता था, एक तो कला जत्था का प्रोग्राम गांव-गांव में चलता था माहौल बनाने के लिए, स्कूलों में रैलियां, क्विज प्रोग्राम और नारे लेखन, रैलियां, बैलगाड़ी रैलियां, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते थे लोगों को मोटिवेशन के लिए। और घर घर दस्तक बैठ के, और गांव के जो बड़े लोग जैसे सरपंच हैं, टीचर्स हैं, जिनकी बातें गांव के लोग मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों की मदद लेना। और घर घर ऐसी बातें होती थी, वो कहती थी कि हमने कभी पढ़ा नहीं, तो फिर हम उनको समझाते थे कि भाई पढ़ लिख लोगे तो आपका ही काम आएगा। आप मजदूरी करने जाते हो तो वहाँ पे कितना पैसा मिलता है आपको, और आपको कितने में आप वो अंगूठा लगवा लेते हैं, तो कम से कम उसको समझोगे कि आपको कितना पैसा मिल रहा है और कितने में आप साइन कर रहे हो, अंगूठा लगा रहे हो, तो कम से कम उसको समझ लोगे। और बस में जाते हो तो बस में कौन से नंबर का बस है, कम से कम उसको पहचान लोगे। आपके बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पुस्तकें उल्टी हैं कि सीधी हैं। आप यहाँ तक हम उनको बोलते थे कि जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, कम से कम उनका नाम लिखना पढ़ना आप सीख जाओगे। तो इस तरीके से घर घर बातचीत होती थी, मोटिवेशन होता था। और गांव के ही जो वॉलेंटियर बच्चे थे वो उनको पढ़ाते थे। अच्छा। तो उनको ट्रेनिंग देना, टीचर्स लोग को ट्रेनिंग देना, यानी सारे लोग इसमें लगे थे। और मैं अतिरिक्त संयोजक के पद पे मैंने अपना काम शुरू किया, और दिक्कतें बहुत आई इसमें। दिक्कतों की आप बात कर रही, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत याद आ रही है, ऐसा कोई घटना याद आती कि जब आपको लगा कि बहुत ही चैलेंजिंग है ये कि इन लोगों को सिखाना, या आपके ऊपर काम का इतना बोझ था कि आपको लगा कि मैंने ये जो काम ले लिया है मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी? बहुत मुश्किल काम था इनको घर से निकाल के क्लास में लाना, और उससे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए भी था कि एक महिला हो के मुझको दिन भर घर से बाहर रहना है, घर को भी संभालना है, और बच्चे भी छोटे थे, और समाज को भी संभालना था। समाज के लोग टिप्पणी करते थे अच्छा कि एक मुस्लिम महिला पुरुषों के साथ गांव-गांव घूमती है और देर रात घर लौटती है। तो ये बातें सुनने को मिलती थी। बहुत परेशानियां आई उस समय मुझको काम करने में, और 90 के दशक में तो महिलाएं इतनी बाहर नहीं निकली थी घर से। तो अब कैसा लगता है आपको जब आप इतनी संघर्षपूर्ण आपकी जो जर्नी रही, और आपने इतनी मुश्किलें भी सही, लोगों के ताने भी सहे, और अब आप एक मुकाम पर पहुंची, और आपने बताया कि अब तकरीबन काफ़ी साक्षरता आपके जिले में आ गई है, आप लोगों के प्रयास से, सभी के मिले जुले प्रयास से। कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत गर्व महसूस होता है अपने ऊपर भी, और मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनका मुझे सहयोग मिला, अप्रत्यक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, परिवार का, ऑफिसर्स लोगों का, तो मैं सारे लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि उनके बदौलत में शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाई। यदि मुझे घर का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद नहीं पहुँच पाती। और हम सभी के प्रयासों से जब हमको 2001 में जनगणना के बाद पता चला कि महिलाओं की साक्षरता दर 75% हो गई है, तो इतना बड़ा हमको सफलता मिला, तो उसके लिए मैं सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनके बदौलत ये सब हो पाया। और एक अक्षर सैनिक करके जो आपका एक मुहिम चल रहा है, ये क्या है?
अक्षर सैनिक वही है जो उनको फ्री वॉलेंटरी रूप से पढ़ाते थे। चाहे अच्छा, उन्हीं को अक्षर सैनिक कहा उन्हीं जाता को था। अक्षर सैनिक कहा जाता था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको स्व सहायता समूह से भी जोड़ने की शुरुआत की, क्योंकि जिले में कलेक्टर अध्यक्ष होते थे और हमारे डायरेक्टर DN शर्मा जी थे, जिनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते थे। फिर SHG ग्रुप भी शुरू किया, स्व सहायता हाँ, स्व सहायता समूह। तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आई कि बहनें डरती थी, परिवार वाले डरते थे कि हमारा पैसा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्राइवेट बैंक थी जिससे वो लोग धोखा खा गए थे। अच्छा, तो आप पैसों की बचत का उसमें स्व सहायता समूह में क्या लोग पैसा जमा कराते जी थे? जी जी। तो महिलाओं में तो बहुत विशेष गुण होता है पैसा बचत करने की। चाहे उनको यदि हम 100 रुपया भी देते हैं तो कम से कम वो 10 रुपये बचा के जरूर रखती है। और उनकी छोटी छोटी बचत 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, पैसा नहीं होता था तो लोग धान भी इकट्ठा करती थी, धान कोठी बोलते थे उसको, राम कोठी के नाम से। तो वो जब खेती किसानी के समय आता था तो वो धान उनको देते थे। अच्छा, हाँ, धान देकर वो बीज के लिए देते थे। अच्छा, पैसे की बजाय जब धान फसल आता था तो वो धान फिर ले लेते थे। जिनकी छोटी छोटी बचत यदि हम हिसाबें तो लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा उनके खातों में पैसे हैं। और पुराने ग्रुप तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, यानी लखपति समूह बन गए। आज वो अपने घर के पुरुषों को रोजगार दे रही है। कल तक उन पर निर्भर होती थी, वो उनसे पैसा मांगती थी, लेकिन आज वो अपने पति को, किसी को चाय का दुकान, किसी को माइक सेट का, किसी को ब्रेड का दुकान, तो लोन देती हैं जैसे। जी जी। तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में वो मदद कर रही, बच्चों को पढ़ाना है तो इस तरीके से वो मदद कर रही है। और महिला कमांडो एक आप लोगों ने जो शुरू किया है, मुहिम शुरू किया, और अब तकरीबन आपने शायद 100 महिलाओं से शुरू किया था और 65,000 के करीब महिलाएं इस मुहिम में शामिल है। क्या मुहिम है ये? लगातार हम बहनों से संपर्क में रहते थे। लिटरेसी मिशन तो 2006 में समाप्त हो गया। पूरी हमारे 80% हमको सफलता मिल गई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने हमारे पायलट प्रोजेक्ट मितानिन कार्यक्रम भी हमारे ब्लॉक से शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं के हेल्थ को लेके माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रोग्राम चला। तो उसमें भी हम लोगों ने लगातार 10 साल काम किया। सारे ऑफिस बंद हो गए लेकिन हमारा ऑफिस खुला रहा। तो हम लोग अपनी सहयोगी जन कल्याण समिति का निर्माण करके नाबार्ड के साथ मिलके, जो हमारी SHG ग्रुप थी, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, और उनके संवर्धन के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी भी जुड़े हुए हैं हम लोग नाबार्ड के साथ। तो लगातार संपर्क रहता था बहनों से। तो उनकी एक पीड़ा थी कि हम अपने पति से परेशान हैं। अच्छा। हमारे घर में पति नशा करते हैं, शराब पी के आते हैं, मारपीट करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और साथ साथ हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल थे जहाँ पे स्कूल के पास ही दारू की दुकान खुली हुई। तो उसको हम कैसे रोकें, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी तो हमारे बच्चे ही, तो हम उन बच्चों को हमको संभालना है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी सक्रिय महिलाओं को जो समाज के लिए कुछ कर सके, ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने चुना। और हर गांव में 15-20 महिलाएं हम लोग चुन के उनको सुरक्षा समिति बनाने को कहा। अच्छा। और सुरक्षा समिति उन्होंने बनाया और उनको हम लोगों ने महिला कमांडो नाम दिया। महिला कमांडो इसलिए नाम दिया क्योंकि वो एक जैसे पुलिस काम करती है, अच्छा, सुरक्षा के लिए। हाँ, तो वो अपने गांव में सुरक्षा करेंगी। तो हम लोगों ने वो नाम देकर SP साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको पुलिस मित्र बनाएंगे। अच्छा जी। तो उन्होंने उनको पुलिस मित्र बनाया और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और 100 महिलाओं से शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ के 14 जिले में 65,000 महिला कमांडो टोटल वॉलंटियर, उनको शासन से कोई पैसा नहीं मिलता। तो वो किस तरीके से काम करती हैं? जैसे कोई नशा करता है या कोई अगर किसी को पीड़ित, मतलब उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो क्या उससे वो लड़ाई करती हैं या रोकती हैं? किस तरह से काम करती हैं? महिला कमांडो का हमारा उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों को दूर करना और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करना और शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो ये हमारा उद्देश्य था। तो हमारी महिला कमांडो रात को गश्त करती है। अच्छा। उनका पहला काम निगरानी, मतलब गांव में कि गांव में कहीं कुछ अनिति, अत्याचार या कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो रोज शाम को
6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गश्त करती है और हर मोहल्ले पे वो भ्रमण करती है। और उनको लगता है कि कहीं पे ताश जुआ खेल रहे हैं या कहीं पे नशा कर रहे हैं, और उनके हाथ में डंडा रहता है, टार्च रहता है और विसिल रहता है। अच्छा। वो विसिल बजाते हुए सावधान हो जाइए, हाँ अच्छा। सावधान हो जाइए। हाँ। तो शुरू में तो उनको भी बहुत दिक्कतें आई कि गांव वाले उनसे कहने लगे कि आपको किसने बनाया महिला कमांडो, आपकी क्या पहचान है। और पहले सुनते आप नहीं होंगे उनकी बात को। आप पहले अपने घर को सुधारिए, फिर गांव को सुधारिए। तो हमारी महिला कमांडो गांधी जी के सिद्धांतों पे काम करती है। आपको यदि लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो रही है या कहीं पे ताश जुआ या नशाबाजी हो रही है, तो उस पर निगरानी रखिए। कहीं पे अवैध शराब भी बिक रहे हैं, अवैध गांजा भी बिक रहा है, तो आप सिर्फ निगरानी रखिए और उसकी रिपोर्ट पहले गांव में कीजिए। गांव में नहीं सुलझता है तो फिर तब जाके आप पुलिस में जाइए, क्योंकि वो हमारे गांव के ही बच्चे हैं, हमारा गांव का ही व्यक्ति है। यदि हम उनको थाने में या जेल में भेज दिए तो हमारे दुश्मन तो और ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनको यही सिद्धांत दिया कि हम गांधी जी के सिद्धांतों पे काम करेंगे। पढ़ने का शौक था, लेकिन आप पढ़ाएंगी किसी को या इस तरह का काम करेंगी, या उस वक्त आपको जब आप पढ़ना चाह रही थी तो किस तरह की तकलीफ है? ठीक है, आपको सिर्फ एक ये अपोजिशन मिलता था कि पढ़ना नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप जाती थी और आपकी मदर भी इतने संघर्ष के साथ आपको पढ़ा रही थी, तो और घर के जो मर्द थे या घर के और लोग थे वो किस तरीके से इसको लेते थे और कैसे मतलब आप उनसे पार पाती थी? सभी बहनें पढ़ने जा रहे थे तो हमारे परिवार वाले ही टीका टिप्पणी करते थे, पढ़ा रहे हो लड़कियों को, भेज रहे हो स्कूल, कौन सा आपको नौकरी करवाना है, ऐसे घर के लोग बोलते थे, बाहर के लोग भी वैसे ही बोलते थे। लेकिन हम लोग हर क्षेत्र में आगे थे, खेल कूद में, संगीत में, हर चीज में, तो और पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो लोग जो बोलते थे उनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन तकलीफ बहुत आई, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि हमारे पिताजी कुछ काम नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, हालांकि उनका सपोर्ट था हम लोगों को पढ़ाने में। लाडले थे वो घर के। तो वैसे हमारे दादा तो लैंड लॉर्ड थे, जमींदार थे, बहुत सारी खेती थी, नाना भी अच्छे थे। तो पिताजी को बहुत सारे काम में लगाते थे पर वो नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो हमारी जो परवरिश हुई हमारे दादा नाना ने की। तो बचपन बहुत मतलब संघर्षपूर्ण रहा। और कभी तो ऐसा भी वक्त आता था कि हम लोगों को तो खाली पेट भी जाके स्कूल में जाके पढ़ना पड़ता था। फीस के लिए पैसे नहीं होते थे, किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि पिताजी कुछ काम ही नहीं करते थे। तो ऐसी दिक्कतें बचपन में बहुत आई। अच्छा, क्योंकि नाना और दादा तो एक लिमिटेड पैसा देते थे, लिमिट में वो देते थे। तो मम्मी को कपड़े सिलना पड़ता था, कथरी सिलना पड़ता था। तो वो पीड़ा तो थी मेरे मन में, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ते गई। आपने शुरुआत में ही कहा कि आप जिस समाज से आती हैं वहाँ पर खासकर महिलाओं की शिक्षा पर तो बिल्कुल ही उसको ये माना जाता है कि जरूरी नहीं है। लेकिन आज समाज भी बदला है, ज़माना भी बदल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरीके से नहीं बदली हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लोगों को कि कितना ज़रूरी है खासकर महिलाओं का पढ़ना और आगे बढ़ना, और इससे किस तरीके से उनके ही जीवन में बदलाव आ सकता है? मैं अपने समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे समाज की बात कर रही हूँ। हर समाज में बेटियों के साथ ये दिक्कतें आती है कि उनको तो चूल्हा फूकना है, ससुराल जाना है, पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन अब जमाना बदलते जा रहा है, अब हर समाज में बेटियां पढ़ रही हैं और शासन प्रशासन भी प्रयास कर रही है। और क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, ऐसी कुंजी है जिसके बदौलत हम कहीं भी रहें, किसी भी विषम परिस्थिति में रहे, वो हमारे जीवन में जरूर काम आती है। तो बेटियों को तो विशेषकर पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग नारा लगाते थे साक्षरता में, बेटी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी, नारी पढ़ेगी विकास बढ़ेगी। तो ये नारे हम लोग लगाते थे उस समय। और जीवन यदु जी का एक गीत था जिसे हम लोगों को प्रेरित करते थे
कि आदमी हो आदमी के वास्ते पढ़ो, तुम नवीन जिंदगी के वास्ते पढ़ो, तुम नवीन जिंदगी के रास्ते गढ़ो। ये गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती थी मैं। पढ़ाना तो चाहते हैं, शासन प्रशासन भी मदद कर रही है, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं कि उन बेटियों के लिए कॉपी पेन के लिए भी पैसे नहीं होते, स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग गांव के ही दानदाताओं को लेके हम दान लेते हैं, उनसे जो जितना भी दान दे दे, और उस राशि से हम लोग कॉपी पेन कंपास बॉक्स बस्ता वो लेके हम लोग उन्हीं के हाथों से स्कूलों में बंटवाते हैं। और इसमें हमारी महिला कमांडो स्व सहायता समूह की बहनें बहुत मदद करती हैं। तो आप एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को एक आर्थिक सुदृढ़ता दे सकती थी। जी। वो रास्ता ना चुनकर आपने एक ऐसा रास्ता चुना जहां आपको सिर्फ मेहनत करनी है और समाज की सेवा करनी है और वहां पर पैसा नहीं है कुछ। जी। तो ये कैसे आपने सोचा और आपके परिवार ने भी आपको इस चीज़ के लिए मदद की? पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, बहुत से अवसर आएंगे, लेकिन हमको जो जीवन मिला है वो समाज के काम आए, वो पहले मस्ट। तो मैंने उस पे ही काम किया कि जो भी काम मुझे मिला बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने उसमें पैसे की परवाह नहीं की। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी मैंने कभी कहीं मांग भी नहीं की कि मुझे नौकरी चाहिए। या आप और ऐसा क्या काम करना चाहती हैं आगे? ये तो अभी ये कहा कि आपको काम मिलते गए और आप करते गए, लेकिन आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आपको अगर इस फील्ड में कुछ काम करने का मौका मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा? महिलाएं सशक्त हों, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना निर्णय वो खुद ले सकें, किसी के आश्रय पे ना हो। तो इसके लिए मैं शिक्षा को महत्व दूंगी, आर्थिक रूप से और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो स्व सहायता समूह के माध्यम से। और अभी भी हम लोगों ने उनको गांव-गांव में गौठाने बनी हुई, तो गौठानों में जाके वो काम कर रही हैं। NRLM से हमको उनको जोड़ दिया है। वर्मी कंपोस्ट है, गोबर के दिए हैं, फूल की खेती, एलोवेरा खेती, फिनाइल, साबुन, ऐसे बहुत सारे उत्पादन वो कर रही है, तो उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो इस तरीके से मेरा यही सपना है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सशक्त हो। मैं मुझे सम्मान नहीं मिलता था, उसी समाज अब मुझे सम्मानित कर रही है। और देश में अभी एक सर्वे हुआ, देश के विकास में मुस्लिम महिलाओं का योगदान, जिसमें 100 महिलाओं को नॉमिनेट किया गया, और उन 100 महिलाओं में एक मेरा नाम भी आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपके जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोगों को मौके नहीं मिलते, कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि अपने आप में वो कितनी सक्षम हो सकती हैं कि अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करना चाहती हैं, चाहे अपने डेवलपमेंट के लिए या समाज में अपने योगदान के लिए, तो वो किस तरीके से आगे आएँ? महिलाएं चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, शादी होने के बाद उनको एक बंधन में बंधना पड़ता है ना, घर के रीति रिवाजों से और परिवार के से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो उनके साथ भी उनको चलना होता है। तो लेकिन उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, हर क्षेत्र में वो आगे आ सकती हैं। किसी को डांस का है ना, किसी को गाने का, किसी को हेल्थ के लिए या टीचर, तो ऐसे बहुत सारी उसमें प्रतिभाएं होती हैं। तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाती हैं शादी के बाद। तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं अपनी जो प्रतिभा है उसको छुपा के न रखें। धन्यवाद शमशाद जी, आप आई और आज आपकी कहानी सुनकर के और जान कर के ये लगा कि अगर इंसान चाहे तो अपनी छोटी सी कोशिश से भी समाज में बदलाव लाने में वो सक्षम है। तो आप इसी तरीके से काम करती रहें और समाज के लिए काम करती रहें और समाज में महिलाओं के उत्थान में लगी रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।